हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद पिंटू चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। जी हाँ, आज की इस एक वीडियो में कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। मैं ये चैप्टर 4 कंप्लीट करा दूंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 ठोस अवस्था, चैप्टर 2 विलयन, चैप्टर 3 वैद्युत रसायन भी करा चुका हूं मैं। और आपने वो नहीं देखा है तो भी हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं उसको भी देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो हमारे होने वाला है क्या, रासायनिक बलगतिकी, जो एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने जा रहा हूं मैं। आपको कोचिंग से बेहतर आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं मैं वही आपको यहां पर यूट्यूब पर कंप्लीट एक एक टॉपिक कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कराऊंगा। और इन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल तक के मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें ये हर चैप्टर के न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आप पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। हाँ तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपको जैसे कि चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, तो पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रासायनिक बलगति होती क्या है। देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दर यानी कि तथा उनके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। जैसे कि यहाँ लिखा अभिकारक और यहाँ उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है जैसे कि जिस चीज से चीज कोई बनती है, उत्पाद माने कि प्रोडक्ट। जैसे कि अभिकारक को हम बोल सकते हैं चाय और चीनी प्लस पानी प्लस चाय पत्ती। चीनी, पानी, चाय पत्ती, ये सब क्या है? हमारे अभिकारक है। इन सबको मिलाने से क्या बनेगा? और जो बनेगा ना ये यहाँ पे, इन सबसे क्या बनेगी? चाय बनेगी हमारी। क्या बनेगी? चाय। तो ये हमारा उत्पाद है। समझ में आया? अभिकारक वे होते हैं जिससे चीज से मिलाकर कुछ बनाए, और जो बनकर बन जाए, प्रोड्यूस हो जाए, उसे कहते हैं हम चाय, वो उत्पाद। समझ में आया आपके? चलिए अब पढ़ते हैं कि ये जो बनती है ना, ये जो अभिकारक से उत्पाद बनता है, ये कैसे कैसे बनता है, तो आइए समझाते हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया जब दिखाई दे ना, ये ऐसे 3 प्रकार की होती हैं। एक तीव्र अभिक्रिया जो बहुत तेजी से होगी, जैसे कि हम गिलास में हमने क्या ले रखा? पानी ले रखा, उसमें कलर घेर दे, घुमा दे, जो बहुत तेजी से होगी। मंद अभिक्रिया थोड़ी मंदी होगी, ठीक है। जैसे कि चीनी को हमने क्या पानी में घुमा गेरा तो क्या एकदम से खुल जाएगी? नहीं, चम्मच से इसको घुमाना पड़ेगा, तो थोड़ी मंद है ना वो, तो वो है मंद अभिक्रिया। तीसरी है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि दूध से क्या बनाना? पनीर बनाना, टाइम लगेगा। पहले दूध उबालना पड़ेगा, फिर नींबू गिरना पड़ेगा, फटेगा, फिर उसको फ्रीज में रखना पड़ेगा, जब उसको जमाना पड़ेगा तब जाकर के वो दही बनती है। दही बनेगी और वो क्या बोलते हैं उसे? पनीर बनेगा। तो उसमें कई सारा समय लगता है। तो ये वाले में अति मंद यानी बहुत सारा, वो अभिक्रिया होने में कितना समय लगता है? अति मंद बहुत ज्यादा समय लगता है, मंद में थोड़ा कम, तीव्र में बहुत तेजी से होगी। आपके क्लियर है? तो आप पढ़ते हैं, पहले इन तीनों हेडिंग को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं हम तीव्र अभिक्रिया। और हाँ, इसके नोट्स बना करके चलिएगा, क्योंकि आप नोट्स बना के चलेंगे ना और बाद में इसको जब रिवीजन करेंगे तो आप यकीन मानिएगा, जब बोर्ड एग्जाम में होंगे, आप बैठे होंगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं तीव्र अभिक्रिया। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं हम पहले नंबर की, जो है हमारी तीव्र अभिक्रियाएं। ये क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो अति तीव्र वेग से होती हैं, बहुत तीव्र से होती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Ag प्लस Cl मिलने से AgCl बनता है। तो क्या हुई है? तेजी से मिली ना, बनी ना, तेजी से बनी ना, तो ये क्या है? तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि हमने गिलास में पानी ले रखा है, उसमें कोई हमने रंग घेर दिया तो जल्दी से घुल जाएगा, तो क्या बनेगा? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं उसे, कि तीव्र अभिक्रिया हुई है। लाल रंग घेरा हमने, तीव्र अभिक्रिया हो गई। समझ में आया? वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप ऐसा। अब आते हैं इधर, मंद दूसरे नंबर की है मंद अभिक्रियाएं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जो न तो अति तीव्र हो, ना ज्यादा तेज हो, और न ही मंद वेग से हो, न ही ना ज्यादा मंदी हो, ना ज्यादा तेज हो, ना ज्यादा मंदी हो, मीडियम हो, तो मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2O प्लस O2 को मिलाने से हमारा H2O जल बना हमारा। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, हमने गिलास में पानी ले रखा है, उसमें चीनी गिरी और उसको घोल रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रही है ना, तो वो हमारी मंद अभिक्रिया आ गई। इतना आप समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अति मंद अभिक्रिया।
हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम अति मंद अभिक्रियाएं, ये क्या होती हैं। वे अभिक्रिया जो कई वर्षों या अधिक समय में पूर्ण होती हैं अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा समय लेगी, या तो कई साल ले लेती है, कई महीने कई दिन ले लेती है, वो होती है हमारी क्या अति मंद अभिक्रिया। जैसे कि लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग एकदम तो लगेगा नहीं, बारिश में पड़ा रहेगा, कुछ समय तक पड़ा रहेगा, थोड़े थोड़े दिन जाकर के बाद में उस पर लगेगा जंग, तो वो क्या है अति मंद अभिक्रिया है। जैसे कि दूध से पनीर बनाना, ठीक है, वो क्या है, वो भी अति मंद अभिक्रिया है। अब बढ़ लेते हैं अति मंद, तीनों अभिक्रिया आपके समझ में आ चुकी है। अब आते हैं हम नए टॉपिक पर जो है हमारा अभिक्रिया का वेग। ठीक है, वेग मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से वो उसमें मिलती है। इकाई समय में अभिकारक, अभिकारक बोलो तो कोई भी सामान हम मिक्स करके बनाते हैं वो अभिकारक होता है हमारा। अभिकारक या उत्पाद की बात कर रहा है कि मोलर सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सर dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमने उसमें कुछ चेंज कर दिया। जैसे कि हमारे पास था दूध, हमने इसमें कॉफी डाल दी तो कॉफी बन गई, तो हमने क्या चेंज कर दिया कुछ समय में अभिकारक या उत्पाद में हुआ चेंज, वो कहा जाता है। इसका इसे कहाँ से परसेंट करते हैं, dx/dt से प्रदर्शित करते हैं इसे। dx यानी कि प्रोडक्ट और dt यानी समय को, बहुत कम समय। अभिकारक का वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में लगा समय, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। आपके समझ में आया? अगर आपके समझ में आया है तो एक वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नया टॉपिक, वो है हमारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, आइएगा समझते। पहला सांद्रता का प्रभाव पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है ताप का प्रभाव, तीसरे नंबर का है उत्प्रेरक का प्रभाव, चौथे नंबर का है पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव, और पांचवें नंबर का है दाब का प्रभाव। इन पांचों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले नंबर का ले लेते हैं सांद्रता का प्रभाव। ये रहा सांद्रता का प्रभाव। इसमें क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यानी कि उसकी सांद्रता में जितनी वृद्धि करेंगे ना तो उसका वेग भी उतनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी तेजी से रिएक्शन कर पाएगी। आते हैं दूसरा ताप का प्रभाव। सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग में वृद्धि होती है। यानी कि अगर उसके ताप बढ़ाएंगे, कौन सा, उसका ताप बढ़ा देंगे अभिक्रिया का, तो क्या होगा, उसमें भी वृद्धि होगी। ये रही, उसके वेग में भी वृद्धि होगी। दो समझ चुके हैं, सांद्रता का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब बढ़ते हैं हम उत्प्रेरक का प्रभाव। इसको रफ करके आप हेडिंग बनाते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव, सॉरी। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव जो हमारा थर्ड। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या कहता है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जो प्लस वाला होगा ना, ये प्लस वाला क्या कर देगा, ये वेग को बढ़ा देगा। तथा ऋणात्मक माइनस वाला उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। ठीक है, प्लस वाला, प्लस यानी मिलना, तो प्लस वाला बढ़ाएगा और माइनस वाला घटाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब आते हैं हमारे फोर्थ पर, पृष्ठ क्षेत्रफल प्रभाव। पृष्ठ नाम से पता लग रहा है किसी चीज का पृष्ठ है। अभिकारक और उत्प्रेरक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिकारक का वेग बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी वो अभिकारक हुआ या फिर उत्पाद प्रोडक्ट हुआ, उसका हम क्या बढ़ाएंगे, क्षेत्र बढ़ाएंगे, क्षेत्र एरिया बढ़ाएंगे, तो उसका वेग बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा वेग। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जितना दाब बढ़ाएंगे उतना उसका वेग बढ़ेगा। आपके समझ में? चाहिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग पर। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम अभिक्रिया की आणविकता। क्या कहती है आणविकता, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की निम्नतम यानी कम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जितनी निम्नतम संख्या होगी वो उसकी आणविकता कहलाएगी। अब इधर आते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अब इसमें देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आगे चलने वाली है कोटि भी। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, ये तो आप सुना ही है आपने, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी कराएंगे अभी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे कि किसी x की पावर क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगी, शून्य कोटि। और इसकी पावर x है तो क्या आएगा, प्रथम कोटि कहलाएगी ये।
उसी प्रकार से s की घात 2 है तो द्वितीय कोटि, यानी जिसकी घात जितनी होंगी वो उसकी कोटि कहलाएगी। घात को हम कोटि कहते हैं, तो वही हमारा ये होगा। समझ में आया? चलिए अब इन दोनों में हम करते हैं अंतर। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं हम दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि आपके सामने हेडिंग दिख रही होगी, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। क्या अंतर है? हमने इधर लिख ली कोटि और इधर लिख लेते हैं हम आणविकता। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं धीरे धीरे दोनों चीज को। देखिएगा यहां क्या लिखा है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। हो सकती है भाई, शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, कितनी भी हो सकती है, पावर तो कितनी भी हो सकती है, तो अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, सही बात है। परंतु अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी हो सकती है। आणविकता की भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ये है अलग अलग नहीं हो सकती है, तो उससे एक ही रहेगी। कोटि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, जो कोटि होगी ना उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे कोटि बढ़ेगी। परंतु आणविकता अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, जैसे सांद्रता कितनी बढ़ जाए उसकी उतनी ही रहेगी आणविकता की। ये आपके समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा आर्सेनियस का टक्कर का सिद्धांत, यानी टक्कर का सिद्धांत। आइए इस पर सरते हैं से क्या है आर्सेनियस का टक्कर का सिद्धांत। इसमें क्या था? इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, जब अभिकारक के अणु टकराते हैं तो उत्पाद बनता है। अभिकारक मैंने आपको बताया था, जब किसी चीज को मिलाते हैं वो अभिकारक होता है। जैसे कि हमने दूध में कॉफी मिलाई तो क्या बन गया? कॉफी बन गई, तो वो क्या है? हमारा अभिकारक है। और जब कॉफी बन गई वो हमारा उत्पाद है। ठीक है, मैं उससे समझाया था आपको, जैसे कि चाय, दूध प्लस कॉफी इज इक्वल टू कॉफी। ये कॉफी हमारी क्या है? ये तो अभिकारक हो गया, ये उत्पाद है, ये वाला उत्पाद है। तो आप समझिएगा, इन्होंने कहा जब 2 अभिकारक के अणु टकराते हैं तो उत्पाद बनता है। बिल्कुल, 2 अणु टकराए आपस में मिले तभी तो हमारी कॉफी बनी, या फिर हमने दूध में चाय पत्ती गिरी तो चाय बनी नहीं बनी। उसी प्रकार से है, अभिकारक के अणुओं को टकराने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। इन अणुओं को टकराने के लिए यानी आपस में मिलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा क्या होती है आगे हम उसको हम अलग से बढ़ाएंगे, अभी इसके बाद पढ़ाएंगे कि दहली ऊर्जा क्या होती है, उसे बताएंगे। अब आते हैं इधर, जब आपस में टक्कर होती है पदार्थ की तो किस प्रकार से की? टक्कर 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रभावी टक्कर और एक अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर से उत्पाद बनता है। ठीक है, प्रभावी टक्कर जैसे कि हमने दूध में चाय में चीनी मिला दी तो क्या बन गया? वो उत्पाद बन जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या कम हो जाएगी। अप्रभावी टक्कर की संख्या कम होती है, ठीक है, और उत्पाद नहीं बनता। प्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता, संख्या कम होती है। एग्जांपल के तौर पर समझेगा, हमने हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में कुछ भी चीज़ है, तो दाल चीनी कुछ भी चीज़ हो सकता है। हमारा प्रोडक्ट ए ले लिया हमने प्लस बी, 2 हमने ले लिए आपस में मिलाने के लिए, हमने मिलाए सब। अब यहाँ गए ए आपस में मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा? ये डंडा खिंच जाएगा, इन दोनों को रुक जाएगा, बी हो जाएगा। ये अप्रभावी टक्कर है। और एरो का चिन्ह से वापस यही बन जाएगा, ए प्लस बी, यानी कोई उत्पाद नहीं बना। तो अप्रभावी टक्कर में कोई उत्पाद नहीं बनता। क्यों? आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास सरसों का तेल है, पेट्रोल है, पेट्रोल में हम पानी गेरेंगे तो मिलेगा नहीं उसमें, वो ऊपर ऊपर तैरेगा। आप उसे निकाल भी सकते हैं, तो क्या है कि पेट्रोल में पानी नहीं मिल सकता, सरसों के तेल में पानी नहीं मिल सकता, तो क्या ऊपर ऊपर तैरेगा। तो ये क्या है? हमारी अप्रभावी टक्कर। तो अगर हम उसमें से पानी वापस निकाल सकते हैं, पेट्रोल में पानी गिर दिया हमने, नहीं वो ऊपर ऊपर तैरेगा, उस पानी को वापस निकाल सकते हैं और पेट्रोल अलग रह सकता है। तो ये क्या है? हमारा वापस बन सकता है ना, ए वापस बन गया, बी वापस बन गया। अब आता है प्रभावी टक्कर, ये आपस में मिल सकती है, जैसे कि ए ले लिया प्रोडक्ट, फिर बी ले लिया, इन दोनों की हमने टक्कर करा दी, प्रभावी टक्कर करा दी, तो क्या बन गया? 2AB, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों? ये आपस में मिल सकते हैं, घुल सकते हैं, तो ये प्रभावी टक्कर होगी। समझ में आया? और यहाँ 2AB क्या बना? उत्पाद ना, कोई प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। क्लियर है इतना आपके लिए? तो चलिए बढ़ते हैं अब दहली ऊर्जा। अब दहली ऊर्जा पढ़ते हैं क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स हम देखते हैं दहली ऊर्जा क्या आती है। दहली ऊर्जा अभिकारक के अणुओं को क्रिया करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। यानी जब अणु होंगे ना किसी पदार्थ के, किसी प्रोडक्ट के, तो उनको आपस में मिलाने के लिए जितनी ताकत चाहिएगी, ऊर्जा चाहिएगी, तो वो हमारी दहली ऊर्जा कहलाती है। उनको मिलने में जो लगती है ना, चीनी है, हमने दूध में चीनी गिरी तो घुमाए, तो क्या लग रही है? वो दहली ऊर्जा लग रही है तो घुमाने के लिए हमारी। ठीक है,
अब आए थे इधर, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हम इसकी अभिक्रिया भी कराएंगे, फॉर्मूला निकालना भी सिखाएंगे और अर्ध आयुकाल भी निकालना सिखाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, अभी तो शुरुआत देखिएगा सर। शून्य कोटि की अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि किसी की पावर जीरो हुई ना, समझ लेना कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, प्रथम अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की भी पढ़ेंगे, तृतीय की भी। तो पहले हम देखते हैं प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया ये होगी। अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का निगमन। हाँ तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं, वो है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करना। ठीक है ना, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करना। ठीक है, अभी तुम वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल भी ज्ञात करेंगे। चलिए पहले से करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। माना कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की जब बात हो रही तो शून्य कोटि की होगी, जहां ए हमने उत्पाद मान लिया, कोई भी प्रोडक्ट मान लिया, ए उत्पाद है हमारा और स्मॉल ए हमारा जीरो प्रारंभ में सांद्रता है, जीरो प्रारंभ में सांद्रता। भाई शून्य कोटि की बात है तो शुरू में तो जीरो ही रखेंगे ना, और फर्स्ट क्या होती है उसमें होता ए माइनस एक्स हमारा क्या, एक्स टी समय बाद सांद्रता, यानी कि टी समय बाद में कितनी सांद्रता होगी एक्स में। अभिकारक का वेग क्या होता है हमारा, dx बाई dt, समानुपाती कर देंगे a के, ये फॉर्मूला था। ठीक है जी, इसको आगे ले आ जाते हैं। समानुपाती का हम यहां से चिन्ह हटाएंगे इसका, ये तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k नियतांक आ जाएगा हमारा। और यहाँ a था ना, a की पावर 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, शून्य कोटि की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शून्य रख देंगे। इतना क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आप देखते हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 होती है, किसी भी चीज की मैथ में है रूल, अगर किसी भी चीज की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 0 नहीं 1 होती है। तो इसकी पावर a की पावर 0 है तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, इसका पूरा मान हो जाएगा 1, और 1 की गुणा k में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ k बचेगा। तो dx बाई dt बराबर k बचेगा, जहां k क्या है हमारा, स्थिरांक। ब्रैकेट में लिख लेना है समझने के लिए कि k हमारा स्थिरांक है या नियतांक है। अब इसका कर देंगे हम समाकलन। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या, एक ये dx का d हट जाएगा, क्योंकि समाकलन करते तो dx हट जाएगा, तो dx से ये x हो जाएगा, dt से ये t हो जाएगा बराबर, ये नियतांक तो ऐसे रहेगा k। अब इस t की मल्टीप्लाई वहां भी पूछा देंगे आ गया, तो x बराबर kt हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक हमारे शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकला ये। अब निकालते हैं, हम इसकी सहायता से निकालेंगे, यूज होगा अगले डेरिवेशन में, आगे यूज होगा क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यानी कि आधा समय, अर्ध आयुकाल ज्ञात करते हैं। चलिए हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। जो पहले हेडिंग थी ना उसमें वेग स्थिरांक था, ये दोनों एक ही हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों एक साथ पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा वो अब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल निकालते हैं इसका, शून्य कोटि का कैसे निकालेगा। अर्ध आयुकाल मतलब कि टी-हाफ, समय आधा। अर्ध आयुकाल वह समय होता है, अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, यानी कि अपनी सांद्रता का ना आधा रह जाएगा, आधा हो जाएगा वो। इसे टी हाफ, टी यानी कि टी 1/2 को बोलते हैं टी हाफ, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यदि टी स्मॉल टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, आधा कर देंगे, टी को भी समय को आधा कर देंगे। उसी प्रकार से एक्स हमारा कोई पदार्थ है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा, ये अपनी सांद्रता का आधा रह जाता है इसलिए। अब आपको मैंने बताया पहले, मैंने इससे पहले एक समीकरण निकाली थी वेग स्थिरांक के लिए। समीकरण क्या थी हमारी, x व t के मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमने x और t के मान निकालते हैं ना, ये समीकरण 1 में रख देंगे। अब एक समीकरण 1 क्या थी, हमने अभी पीछे निकाली है कि x बराबर kt। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली है, x बराबर kt आया था समीकरण 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का मान रख देंगे, k तो नियतांक है, और t का मान रख देंगे। अब दे आएगा इधर, यहाँ से देखिएगा t स्मॉल x का मान रख देंगे, पहले x की जगह रख देंगे a/2, तो यहाँ x था ना, इसकी जगह a/2 रख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर k रख देंगे। ये t था ना, t, इस t की जगह हम क्या रख देंगे, बड़ा T और 1/2, तो t हाफ बोलते हैं, ये रख देंगे। इतना समझ में आया आपके। आप क्या करेंगे, हमें t हाफ निकालना, अर्ध आयुकाल होता है t 1/2, तो हमें निकालना है 1/2, तो हम क्या करेंगे, इस k को इसके नीचे भेज देंगे, तो a/2k हो जाएगा, वही हुआ a/2k, और बराबर में t हाफ रह जाएगा, तो t हाफ ये हमारा निकल के आ चुका है। समझ में आया आपके, क्लियर है। अब आपके क्वेश्चन ये होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन पेपर में हमसे कैसा आएगा, हम कैसे पहचान करेंगे इसकी कि ये यही पूछा है हमसे। इसका क्वेश्चन भी लेकर आया हूं मैं कि पेपर में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन।
पेपर में इस प्रकार से आएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है, ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आप इसे कर देंगे। इसमें अर्धायुकाल लिखा होगा समझ आइएगा, शून्य कोटि लिखा होगा समझिएगा, ये वाला करना है। आई होप गाइस आपके लिए सब डाउट क्लियर है ना। अरे अगर आपके समझ में आ रहा है ना तो प्लीज यार वीडियो लाइक तो कर दो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए ये तो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हाँ तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। माना कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो ए क्या है उत्पाद, उसके उसी तरीके से करेंगे। और स्मॉल ए हमारा क्या है, 0 प्रारंभ में सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है, एक्स टी समय बाद सांद्रता। अब हम इधर लिख देंगे dx बाई डी टी समानुपाती किसका होगा, ए के, और घात कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की बात हो रही है ना। dx बाई डी टी समानुपाती रहेगा, ए के स्थान हमारे ए माइनस एक्स रख देंगे, ए माइनस एक्स रख देंगे, क्योंकि अब परिवर्तन आ रहा है। ए माइनस एक्स रख दिया, पावर 1, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, 1 की गुणा कितने में कर लो तो 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा हमारा, के आ जाएगा। तो dx बाई डी टी समानुपाती का चिन्ह हटा के आ गया, और स्थिरांक आ गया के, और पूरा का पूरा ये ऐसे रहा। और के हमारा क्या स्थिरांक है, के हमारा स्थिरांक निकल गया पहले जैसे ही। अब क्या बचा हमारा, अब हम क्या करेंगे, dx इसको भेज देंगे इधर नीचे, और इसको भेज देंगे वहां, यानी इसको भेज देंगे यहां और इसको भेज देंगे वहां। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स। अब लोग कह रहे होंगे ये नीचे क्यों आएगा, समझाते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अब अपन हमारा एक वहां जाएगा, दूसरे वहां से नीचे आएगा, तो dx ये नीचे जाएगा ए माइनस एक्स बराबर के ऐसे रहा, और ये वहां पहुंच जाएगा तो dt। समझ में आया था ना। आप कर रहे होंगे कि हम ये नहीं उससे नीचे आगे पीछे क्यों करा, क्योंकि हमें इसमें समाकलन करना होता है। समाकलन करने के लिए यहाँ पर dx होना चाहिए तो dt होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो dx बाई ये आ गया हमारा। और समाकलन करने पर ये हमारा समाकलन का चिन्ह है, ये हमारा समाकलन का चिन्ह है, जरा सांप हो, ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, तो dx अपॉन ए माइनस एक्स बराबर अंडर रूट वो समाकलन के dt। अब इसका हम समाकलन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा ये भर चुका है, इसको मिटा करके अब इसका करते हैं समाकलन। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने रफ कर लिया है, और रफ कर करके मैंने उसको यहाँ लिख लिया है जो समाकलन हमें करना था। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो हमने समाकलन के चिन्ह लगा लिया dx अपॉन ए माइनस एक्स, और यहाँ पर समाकलन चिन्ह के dx। तो इसका समाकलन करेंगे ना तो हमारा इसका क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन ए का, तो उसका बन जाता है log e, और जो प्रोडक्ट रहता है वही समाकलन की प्रॉपर्टी आपको मैथ में मिलेगी क्लास 12 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस log e हमारा बेस में होता है, और ये पूरे का पूरा a माइनस एक्स बराबर ये नियतांक है तो बाहर निकल जाएगा c, और ये dt ना हमारा t बन जाएगा, प्लस c हमारा लग जाएगा एक फालतू हो जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि c हमारा समाकलन नियतांक है, समाकलन करते हैं तो c फालतू आता है, तो c हमारा समाकलन नियतांक है। लिख भी रखा है मैंने कि c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यदि t बराबर 0, माना कि समय 0 रख दें, x भी हम 0 रख दें, अब क्या होगा, इस वाली वैल्यू हम रखें तो हमारा क्या निकल कर आएगा, इस पूरी समीकरण 1 में रखें तो log e a माइनस एक्स था। तो ठीक है, तो log e हो जाएगा बराबर k था ना, k ऐसे रहेगा, गुणा t की जगह हमने क्या रख दिया 0 0, प्लस c की जगह c ऐसे रहा। ठीक है, अब ऐसा क्या हो जाएगा, k की गुणा 0 में तो 0 जाएगा तो c बचेगा, तो c बराबर माइनस log e a, log e बचेगा। ठीक है, c का मान आ गया हमारे पास log e। अब हमारे पास c का मान आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर इस वाली समीकरण जो हमने निकाली थी इसमें हम c का मान रख देते हैं इस वाले समीकरण में। ये समीकरण को हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, पूरा का पूरा माइनस log e ब्रैकेट में a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब c का मान हमारा निकल चुका है, क्या आ चुका है, माइनस log e, तो यहाँ से माइनस log e रख देंगे, पूरा का पूरा ताल लेंगे, ये log e a माइनस एक्स बराबर के टी, और प्लस की जगह माइनस और log e, क्योंकि यहाँ माइनस का log e था ना इसलिए प्लस को इसने माइनस कर दिया log e। अब क्या करते हैं हम, log वाले एक जगह कर लो, जैसे कि के टी बचा ना इसको इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस उठा के इधर को ले जाएंगे, इधर के टी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर log e, ये प्लस का हो गया यहाँ पे, और ये माइनस का था ही पहले से, तो ये माइनस log e a माइनस एक्स। समझ में आया था ना आपको। अब ये दोनों क्या हो गए, ये log e माइनस log a, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या था हमारा, log m अपॉन n, ये फॉर्मूला था। तो क्या करेंगे, के टी बराबर इनका फॉर्मूला बंद कर देंगे, log e बराबर ब्रैकेट में हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स, बंद हो गया फॉर्मूला। इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया।
अब बढ़ते हैं आगे। log e का वैल्यू हमें दे रहे हैं, हमें पता है कितनी होती है log e की वैल्यू 2.303 log 10 बेस में होता है छोटा सा। और kt की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2.303 log 10 ब्रैकेट में a माइनस x। ठीक है, तो हमने kt के मान में रख लिया है 2.303 log 10 ये रख लिया। और अब हम क्या करते हैं, इस t को मैं नीचे भेज दूं, उसके k छोड़ूं, सिर्फ ये नीचे भेज जाएगा तो k बराबर 2.303 अपॉन में t पहुंच जाएगा log 10 ब्रैकेट में a माइनस एक्स। ये हमारी समीकरण 2 आ चुकी है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। ये हमने निकाला था किसका, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकला है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका अर्धायुकाल t 1/2, क्योंकि शून्य कोटि का भी निकाला था हमने, अब इसका भी निकालते हैं t 1/2 यानी t हाफ निकालते हैं। तो चलिए अर्धायुकाल निकालते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। ये रहा अर्धायुकाल, तो इसको हम करते हैं। यदि t हमारा वही उसी तरीके से t हाफ मान लेंगे, कैपिटल T हाफ, और x हमारा क्या हो जाएगा a/2। हमने भी निकाला था, सूत्र निकाला था पहले अभी थोड़ी देर पहले, k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 बेस में ब्रैकेट में a अपॉन a माइनस एक्स। समीकरण 2 मान ली थी हमने। अब क्या करेंगे, हम इसमें क्या ये मान रख देंगे, यार t रखा होगा स्मॉल, उसका a मान रख देंगे, x रखा होगा तो a/2 कर देंगे। तो कर देंगे k बराबर 2.303 बटे में t इतना स्मॉल, तो उसको हम कैपिटल बना देंगे, बना दिया। log 10 का 10 रहेगा, उसके बाद में a ब्रैकेट में a था बटे में a था माइनस x था, इस x की जगह a/2 रख देंगे, a/2 रख दिया। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, इसको हम मानेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा और 2 की गुणा यहां हो जाएगी 2a और इससे 1 की गुणा यहां हो जाएगी तो 2a माइनस 1a। ठीक है, और अब क्या होगा, जब ये 2 बचा, इस 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब 2a, देखिएगा 2a बटे में 2 में से a गया तो a, और पूरा ये चल रहा है ऐसे, k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ log 10 ब्रैकेट में। अब ये 2a अपॉन a से a कट जाएगा तो क्या बचा हमारा t हाफ बराबर 2.303 अपॉन में k कैसा आया। अब यहां से t हाफ था ना, इसको वहां भेज दिया और k को यहां नीचे भेज दिया, तो t हाफ ये हो गया, k नीचे आ गया, और log 10 ऐसे था गुणा 2, क्योंकि a से a कट गया, 2 बचा सिर्फ इसका। अब यहां पे देखिए log 10 का मान कितना था, ये लिख रखा है log 10 का मान होता है 0.3010, तो log 10 की जगह हम मान रख देंगे ये वाला, तो रख देंगे t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के गुणा log 10 का मान ये रहा 0.3010, तो 0.3010 गुणा 2। अब इन सब के आपस में गुणा लगाएंगे तो t हाफ हमारा कितना हो जाएगा 0.6932 अपॉन में k। ये हमारा अर्धायुकाल निकल चुका है, t हाफ निकल चुका है। ठीक है, आपके समझ में आ चुका होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम आगे के शून्य कोटि, प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि के अभिक्रिया निकालने के लिए ना, जो उसका मात्रा कैसे निकालते हैं, आइए वो सीखते हैं। उसकी ट्रिक हम बताते हैं जो आपके दिमाग में रहेगी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम इनके मात्रक निकालने सीखेंगे, क्योंकि मात्रक भी इसके एक बहुविकल्प में या फिर अति लघु 2 नंबर में पूछ लेता है। तो आज देखते हैं इसके कैसे निकालते हैं। मात्रक ज्ञात करना है इनके। मात्रक के लिए ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। हम शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, हर कोटि का निकाल देंगे अपना आप ही। तो हमें फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मोल प्रति लीटर 1 माइनस n बताएंगे क्या होगा, गुणा समय इनवर्स। अब देखिएगा शून्य कोटि के लिए निकालना है, तो शून्य कोटि के लिए हमें पता है कि n हमारा 0 होगा। सिंपल सा, इस फॉर्मूले में रख दो मोल बटे लीटर और 1 माइनस n था ना, n की जगह क्या रख दो 0, तो एक जब 1 में से 0 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या बचा मोल बटे लीटर, सिंपल सा हो गया मोल बटे लीटर, और सेकंड इनवर्स, समय हमने ले लिया सेकंड इनवर्स। अब ये मोल तो ऐसे रहेगा और लीटर नीचे है ना, जब ये ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर लीटर इनवर्स हो गया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स था ही, तो बन गया फॉर्मूला ये। ओ सॉरी, इसका मात्रा निकल गया शून्य कोटि का। अब ऐसे निकालते हैं द्वितीय कोटि का और प्रथम कोटि का। प्रथम कोटि कैसे निकालते हैं, n बराबर 1, यहाँ प्रथम कोटि का मतलब एक कोटि है तो n बराबर 1 रखेंगे वही फॉर्मूले में। मोल प्रति लीटर, ये रहा फॉर्मूला, मोल प्रति लीटर 1 माइनस n, तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस n की जगह 1 रख देंगे, और ये समय कितना था, समय इनवर्स था तो सेकंड इनवर्स हो गया। जब 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, मोल प्रति लीटर ऐसे रहेगा, और सेकंड इनवर्स मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, जब किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 नहीं 1 होती है। तो पूरे की वैल्यू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 की गुणा जब सेकंड में इनवर्स में होगी तो कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स ही रहेगा। तो प्रथम कोटि के लिए हमारा मात्रक क्या आया, हमारा सेकंड आया है, इसका सेकंड इनवर्स आया इसका मात्रक। इसी प्रकार से आप द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का भी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।
या आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश, और किस पर चाहते हैं उस पर बना दूंगा। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।